गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। अब चलिए तो हम सेशन शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए और देखिए क्या आंसर आएगा। तो अपने आंसर बताइए, फिर देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। चलो, क्या दे रखा है? अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए। तो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। अ मैन इन अ लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड इट। तो मैन ने बॉल को इसके अंदर एक ड्रॉप कर दिया। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व बाय द मैन। तो मैन ने बॉल ड्रॉप की तो वो तो लिफ्ट के अंदर ही होगा, तभी ड्रॉप की होगी। अब देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो जो एक्सेलरेशन है इट इज ड्यू टू फोर्स। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बॉल पे क्या लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो फोर्स है mg, तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको मैं a1 बोल दूं, वो क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास। तो g डाउनवर्ड्स आ जाएगा। लेकिन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, अब लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल पे mg नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे है, तो सूडो फोर्स कहां लग जाएगा? ऊपर की तरफ। या हम g इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन आएगा a2 नीचे की तरफ, वो क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया? mg माइनस m में और डिवाइडेड बाय m। तो g माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या बॉय आ जाएगा। तो बॉय के रिस्पेक्ट में g माइनस ए होगा और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में g होगा। हाँ, नवनीत और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये सभी क्वेश्चंस और थ्योरी के जो पावर पॉइंट है इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आपको एज सच पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीडीएफ आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अभी के लिए आपको अर्जेंट में कि जस्ट आफ्टर क्लास आपको रिवीजन करना है तो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट्स। अदरवाइज आपको ये सारी पीडीएफ मिलेंगी, जो लेक्चर है थ्योरी वाले पार्ट की भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी। ठीक है, चलो तो ये सॉल्व करके दे रखा है, इसको बाद में आप पीडीएफ मिलेगी तो देख सकते हैं। बाकी जैसा हमने बताया वही सबसे सरल तरीका होता है। अब ये क्वेश्चन है, इसको कीजिए। क्या करें? व्हेन फोर्सेस F1, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m सच दैट F2, F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो F2 मान लो ऐसे लग रहा है, F3 ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, और पार्टिकल किस पे है? रिमेन्स स्टेशनरी, यानी कि इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम मतलब इन तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट जीरो का, ये ध्यान रखना। तीनों का स्केलर्स हम जीरो नहीं कर सकते, वेक्टर रिजल्टेंट जीरो होगा। ये F2 है। ठीक है, इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड। एक मिनट, मैंने F1 भी गलत बना दिया। तो इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। तो F1 को मैंने रिमूव कर दिया। एक मिनट, सॉरी, F2, F3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको F1 बोलना पड़ेगा। तो F1 को हमने हटा दिया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? देखो, अब उसकी दो तरह से आंसर हम देख सकते हैं। अगर F1 हटा दिया तो वैसे तो F2 और F3 दो फोर्स बचेंगे, और दो फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर बाय, ये नेट फोर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन होता तो ये सही हो सकता था। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर तीनों का नेट फोर्स जीरो था, देखो है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन समझो एक बार। ऐसे क्वेश्चन आगे भी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, कई जगह हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट कि तीन फोर्स मिलाकर नेट फोर्स क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। यानी कि ये जो दो फोर्स हैं F2 और F3, ये मिलकर उतना ही रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे। ये जो रिजल्टेंट आया F1 और F2 का, मैं इसको F रिजल्टेंट बोल दूं, दो फोर्सेस का। इस रिजल्टेंट को F1 अकेला ही बैलेंस कर रहा होगा, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। अभी नेट फोर्स, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कब जीरो होता है? जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो मैंने F2 और F3 का रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स मान लिया, F रिजल्टेंट, विच इज अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर, और एक F1 लगा दिया मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अब रिजल्टेंट 0 आ रहा है इनका मिलाकर, तो F1 इस रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये जो F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर का अंडर रूट है, ये अंडर रूट किसके बराबर होगा? F1। तो एक्सीलरेशन जो कि रिजल्टेंट फोर्स बाय मास था, उसको हम इनडायरेक्टली F1 बाय m भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कई जगह काम आता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में भी क्या होता है, अगर दे दिया है कि एक रेगुलर पेंटागन है, कुछ भी है, उसके 4 वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे बताओ नेट फोर्स क्या होगा, तो हम 4 वर्टिसेस के कारण फोर्स निकालने की बजाय ये बोल सकते हैं कि 5वें वर्टेक्स पे भी चार्ज रख देंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि चारों चार्ज मिलकर उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे जितना ये 5वां चार्ज लगा रहा होगा। तो इनडायरेक्टली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट, इसको हमें ध्यान रखना है। चलो अब ये क्वेश्चन करो। चलो तो क्या होगा यहां पर, देखो अब ये जो मैन है, ये रस्सी है, मैन इस रस्सी पे क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? मैक्सिमम टेंशन जो रोप बियर कर सकती है 960 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जब टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी। तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और मैन क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मैन का एक्सीलरेशन a मान ले, तो क्या इक्वेशन आएगी मैन पे? नेट फोर्स T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो a जो है वो आ जाएगा T माइनस mg बाय m। अब देखो mg और m तो फिक्स है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा? जब टेंशन मैक्सिमम होगी। तो a मैक्सिमम इज इक्वल टू T मैक्सिमम माइनस mg बाय m। T मैक्सिमम कितना है? 960। mg की वैल्यू g को 10 मान ले तो 600 आ जाएगी, बाय m कितना है? 60। तो ये आ जाएगा 960 माइनस 600 कितना आ जाएगा? 360। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं। तो जो a मैक्सिमम है ये आ जाएगा 360 बाय 60, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन जिससे मैन क्लाइंब कर सकता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। चलो देखें क्या होगा। तो एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं? अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली। तो दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली एटवुड मशीन कि ऐसा अरेंजमेंट है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रही है। ठीक है, एक मास m1 दूसरा मास m2। तो हमने देखा था इसमें जो एक्सीलरेशन आता है इस सिस्टम का वो हमें याद ही रखना है। क्या एक्सीलरेशन होता है? m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। इसको निकाल भी सकते हैं लेकिन याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, कई जगह काम आ जाता है ये। अब a जो है वो g बाय 8 के बराबर है, तो a बाय g को मैं 1 बाय 8 लिख सकता हूं। ठीक है ना, a इज g बाय 8, g से g कट जाएगा तो 1 बाय 8 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो m2 प्लस m1 मैं ले आया लेफ्ट में, 8 को ले जाएंगे राइट में, तो 8m2 माइनस 8m1। तो ये आ जाएगा 9m1 इज इक्वल टू 7m2। तो जो m2 बाय m1 की अगर बात करेंगे तो वो 9:7 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए अब। चलो तो देखो क्या हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? 3 फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और दीज फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की 3 साइड से उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 3 वेक्टर्स हम ऐसे जोड़ते हैं कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल जुड़ी हुई है, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल जुड़ी हुई है, और तीसरे का हेड पहले की टेल पे आके जुड़ जाता है, मतलब वेक्टर्स हेड टू टेल जोड़ने पर क्लोज्ड ट्राइंगल बना लेते हैं, क्लोज्ड फिगर बना लेते हैं।
तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो F रिजल्टेंट 0 हो जाता है, और F रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो क्योंकि तीनों फोर्स मिलकर एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स वुड बी 0, सो वेलोसिटी वुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो देखो क्या करें, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस इज लाइक बेसिकली स्प्रिंग वो क्या करता है, स्प्रिंग की टेंशन मेजर करता है, तो एक स्प्रिंग बैलेंस है। फिर अब मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग बैंक, तो एक मैन ने अपना झोला इस पे टांग दिया, ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस ने रीड किया 49 न्यूटन, यानी कि जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है 49, वो किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी। कब, जब लिफ्ट स्टेशनरी थी। ये स्प्रिंग बैलेंस किस में लगा हुआ है, एक लिफ्ट में लगा हुआ है। अब ये लिफ्ट क्या करने लगी, नीचे की तरफ जाने लगी। अब देखो नीचे की तरफ जाती है, हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में जी इफेक्टिव का यूज करना सीखें। तो लिफ्ट नीचे जाती है तो सूडो फोर्स ऊपर लगता है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, तो जी माइनस ए हो जाएगा। और अब जो फोर्स आएगा, रीडिंग आएगी अब, तो जैसे नॉर्मली स्टेशनरी में mg आती है, एक्सीलरेटिंग में रीडिंग क्या हो जाएगी, mg इफेक्टिव। अच्छा, एक डाउट आ रहा है कि स्टेशनरी लिफ्ट है तो इसमें क्या टेंशन नहीं लगेगी। देखो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वही स्प्रिंग की टेंशन है। और एक और ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि कभी भी स्प्रिंग और कोई रस्सी ऐसे सीरीज में होते हैं, एंड टू एंड जुड़े होते हैं, तो उसमें हर चीज में टेंशन सेम होती है। तो जो टेंशन स्प्रिंग की होगी वही इस रस्सी में होगी, वही इधर होगी, तो हमें अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जो ये रस्सी की टेंशन है वही स्प्रिंग की रीडिंग के बराबर होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से टेंशन होती है, तो वही टेंशन 49 के बराबर है। अब रीडिंग m इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगी, तो m इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या हो गया, g माइनस ए। अब mg की वैल्यू कितनी है, 49 माइनस ma। अच्छा, यहां पे हम g को 9.8 मान लें, तो 49 इज इक्वल टू m इंटू 9.8 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 49 बाय 9.8, यानी कि 490 बाय 98 हो जाएगा, यानी कि ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो m भी 5, a भी 5, तो ये 25 आ जाएगा। तो 49 माइनस 25 इज 24 न्यूटन। तो दिस वुड बी द न्यू रीडिंग। अच्छा, नवनीत बोल रहे हैं जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट एक बार मैं समझा दूं। देखो जी इफेक्टिव क्या है, तो जैसे कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आसान होता है कि कोई चीज रेस्ट पे है तो उस पर नेट फोर्स जो है mg लग जाएगा। तो ऐसे ही अगर एसिलरेटिंग फ्रेम में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो मैं यहां बता देता हूं थोड़ा सा। तो एसिलरेटिंग फ्रेम में तो हम प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है। तो इन एसिलरेटिंग फ्रेम, ठीक है, तो हम जैसे कोई चीज रुकी हुई है उसमें हम बात करते हैं, वैसे ही एसिलरेटिंग फ्रेम में हम डायरेक्ट इक्वेशन वैसे ही लगा सकते हैं जैसे ग्राउंड के फ्रेम में लगा सकते हैं, बस हमें जी इफेक्टिव यूज करना है। फ्रेम अगर ऊपर एसिलरेट कर रहा है तो फिर क्या होगा, इस लिफ्ट के अंदर कोई खड़ा हुआ है तो उसको तो लिफ्ट स्टेशनरी दिखाई देगी, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें इक्वेशंस यूज करनी है तो जी की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, जी इफेक्टिव। ऊपर एसिलरेशन है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है, और अगर नीचे की तरफ एसिलरेशन होता है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको कीजिए। अब चलो एक बार देख लेते हैं। ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने दीवार की तरफ, तो दीवार जो नॉर्मल लगाएगी, ये दीवार जो नॉर्मल लगाएगी वो भी 10 के बराबर ही होगा, ठीक है। अब इस ब्लॉक का जो वेट है, अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं खिसक रहा तो इसको नीचे जाने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वेट के बराबर हो जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एन के बराबर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। और यहां पे क्या करें, जस्ट होल्ड दी ब्लॉक। तो जस्ट होल्ड दी ब्लॉक का मतलब है कि लिमिटिंग केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो म्यू एन है
वही लग रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू वाला लग रहा होगा। तो म्यू एन जो है वेट के बराबर हो जाएगा। तो वेट इज इक्वल टू म्यू, सॉरी एन मैंने गलत लिख दिया, एन 0 नहीं होगा, एन 10 होगा यहां से, ठीक है, ये इसके बराबर। तो वेट इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू कितना हो गया 0.2, एन कितना हो गया 10, तो वेट जो है 2 न्यूटन होगा, अगर जस्ट ये फोर्स इसको रोक पा रहा है तो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो एक बार देख लेते हैं। अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन आइस व्हेन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अ फ्रिक्शन इन 10 मीटर 10 सेकेंड। तो एक ब्लॉक है मास 2 kg का, ठीक है, इसको हमने वेलोसिटी दी 6 मीटर पर सेकेंड और ये रुक जाता है फ्रिक्शन से 10 सेकेंड में, यानी कि इस पे पीछे की तरफ कुछ एक्सीलरेशन होगा। अब उस एक्सीलरेशन की वैल्यू हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम वो निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, तो v हो गया 0, u हो गया 6, a कितना है, तो a जो है वो तो निकालना ही है हमें, और टाइम कितना है 10। तो एक्सीलरेशन इज 0.6, और एक्सीलरेशन बेसिकली डिसेलरेशन पीछे की तरफ। अब ये बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही पीछे की तरफ एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन, तो म्यू एन इज इक्वल टू एम में हो जाएगा। एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम में। तो म्यू जी इज इक्वल टू ए कितना है 0.6, जी को 10 मान लें, तो म्यू इज इक्वल टू 0.6 बाय 10, तो 0.006, सॉरी सिंगल 0, 0.06, ये आंसर आ जाएगा। तो सी वुड बी दी आंसर। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हाँ, तो इसमें छवि ने सही बोला है कि ऑप्शंस ही गलत हैं, ऑप्शंस एक्सीलरेशन के दिए हुए हैं, फोर्स अपॉन मास, ऑप्शंस गलत हैं, तो अपन इसको ऑप्शंस हटा देते हैं। नाउ डू द क्वेश्चन, ठीक है, आंसर निकालो, ऑप्शंस गलत हैं, यहां पर सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m। तो यहां रोप का भी मास है m। If a force P is applied at the free end of the rope exert the force exerted by the rope on the block। तो पहले तो देखो ये पूरा सिस्टम साथ में चलेगा, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब लेकिन पूछा है ये रोप कितना फोर्स लगा रही है, और एक और चीज, मासलेस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है, मास वाली रस्सी में टेंशन अलग अलग हो सकती है, तो हम यहां पे सेम नहीं मान सकते। तो अब यहां की टेंशन पूछी है हमको, जब भी किसी बीच में टेंशन बतानी है किसी सिस्टम को, तो उस सिस्टम को वहां से ब्रेक करके देखो, तो m मास को देखें तो उसको ये टेंशन चला रही होगी अपने साथ, लेकिन एक्सेलरेशन तो इसका भी a है, तो जो टेंशन है वो किसके बराबर आएगी, m इंटू ए, इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम पी बाय एम प्लस एम, ये टेंशन आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन, अ लाइट स्प्रिंग बैलेंस हैंग्स फ्रॉम द हुक ऑफ द अदर लाइट स्प्रिंग बैलेंस एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m kg हैंग्स फ्रॉम द फॉर्मर वन, देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्केल रीडिंग इज। एक स्प्रिंग बैलेंस जो है, लाइट स्प्रिंग बैलेंस दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से हैंग कर रहा है, और इससे एक ब्लॉक m मास का हैंग करा हुआ है। तो देखो पहली बात, इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे mg, वो mg यहां की टेंशन के बराबर होगा। अब ऐसे ही अगर मासलेस ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं तो सब में टेंशन क्या होती है, सेम, सब मासलेस हैं, तो जो टेंशन यहां है वही टेंशन यहां होगी, वही टेंशन यहां होगी, वही टेंशन यहां होगी, ठीक है। तो अगर मासलेस चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड हो, चाहे वो स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड हो, सब में टेंशन क्या रहेगी, सेम, किसके बराबर, mg के बराबर।
तो बोथ स्केल रीड्स m kg, kg का मतलब वही kgf में अगर बात करें किलोग्राम फोर्स में, तो दोनों स्प्रिंग की रीडिंग क्या आएगी, मास m kg मेजर कर रहे होंगे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। तो इनिशियल थ्रस्ट का मतलब क्या है यहां पर, इनिशियल फोर्स। तो देखो अब मास दे रखा है, एसिलरेशन दे रखा है, तो जो इनिशियल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एसिलरेशन। मास कितना है 3.5 इंटू 10⁻⁴ और एसिलरेशन कितना है 10, तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस करो। चलो तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो इसमें इसका यूज करेंगे। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम इसको डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बोल सकते हैं। फोर्स कितना लग रहा है 144, इतना फोर्स वो एक्सर्ट कर सकता है। अब एक बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो बुलेट 0 से ये वेलोसिटी अटेन कर रही, तो एक बुलेट का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है 40 ग्राम। तो ग्राम को केजी में करेंगे तो 40/1000 इनटू उसकी वेलोसिटी, ये एक बुलेट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर n बुलेट्स फायर हो रही हैं पर सेकेंड, ये टोटल मोमेंटम चेंज होगा एक मतलब n बुलेट्स का 1 सेकेंड में। तो यही टोटल मोमेंटम चेंज जो है वो हमें फोर्स देगा। दिस अपॉन टाइम इज 1 सेकेंड। अब n की वैल्यू हमें बतानी है यहां से, तो एक जीरो कट गया, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, तो n इज इक्वल टू, अब इसको डायरेक्टली 12 से काट सकते हो, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3। तो 3 बुलेट्स पर सेकेंड जो है फायर करनी होंगी। चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये सिंपल से हम एटवुड मशीन का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें एसिलरेशन, इसमें m1 वाला मास हैवियर है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो 5 माइनस 4.8 अपॉन 5 प्लस 4.8 इंटू 9.8। तो नीचे 5 और 4.8, ये 9.8 आ जाएगा, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 4.8 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वुड बी दी आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए तो क्या होगा इसमें, एक बार देखते हैं। आंसर्स आप लोग दे रहे हैं, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, तो आप चेक कीजिए अब आपका सही है या गलत है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल है 30 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, ब्लॉक और प्लेन के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.8, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, और क्या दे रखा है कि ब्लॉक रेस्ट पे है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगा हुआ है, स्टैटिक। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम भी हो सकता है। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम ये बोल सकते हैं सीधे कि ये जो फोर्स है mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, क्योंकि चलाने वाला फोर्स कौन सा है mg sin थीटा, और बॉडी नहीं चल रही है तो फ्रिक्शन जो है mg sin थीटा के बराबर होगा। जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम हो, तो कई बार हम गड़बड़ करते हैं, फ्रिक्शन को म्यू mg cos थीटा से इक्वेट कर देते हैं, वो नहीं करना है। mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो m हमें निकालना है, g की वैल्यू 9.8 लेने को बोला हुआ है, साइन 30 डिग्री इज 1.2 होता है, फ्रिक्शन दे रखा है 10। तो वैसे इसमें g को 10 लेके आंसर एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि आंसर यहां से आएगा 10 अपॉन 4.9, तो अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, 2 से ज्यादा 2.5 भी नहीं आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन g को अगर 10 लेंगे तो एग्जैक्टली 2 आएगा, बाकी 9.8 लेंगे तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाता है कई बार। चलो तो एक बार देख लेते हैं। कोई कह रहा है ऑप्शंस रॉन्ग हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं, आप लोग कीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूं। तो स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज्ड एट रेस्ट ऑन अ 45 डिग्री इंक्लाइन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, 45 डिग्री ये एंगल है, और ये डी डिस्टेंस स्लाइड करता है, और टाइम जो लगता है इसको n टाइम्स एज मच एज टू स्लाइड ऑन अ रफ सरफेस। तो ऐसे ही अगर रफ सरफेस पे वो आता है, ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, यहां पर d डिस्टेंस आता है, तो उसको जो टाइम अगर मान लो t टाइम लगता है, तो यहां पे n टाइम्स t इतना टाइम लग रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? अब देखो यहां पर जो इसका एक्सीलरेशन है उसको मैं a1 बोल दूं, और यहां पर एक्सीलरेशन a2 बोल दूं, तो a1 किसके बराबर होगा? तो a1 तो g साइन 45 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, सिर्फ mg साइन थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में, तो यह रहेगा g/√2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? d। तो हम इक्वेशन लगा दें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s हो गया d के बराबर, u तो जीरो ही है, तो ut वाली टर्म जीरो, हाफ a कितना हो गया? g/√2, और टाइम कितना हो गया? n इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बॉडी चल रही है, तो चल रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो नीचे तो लगेगा mg साइन थीटा, mg साइन 45। ठीक है, यहां पे नॉर्मल किसके बराबर होगा? नॉर्मल ऐसे लगेगा, नॉर्मल बराबर होगा mg cos 45 के, और बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू n, और n किसके बराबर है? mg cos 45 डिग्री। तो यहां जो a2 आएगा सेकंड केस में, वो क्या हो जाएगा? mg साइन 45 माइनस म्यू mg cos 45 डिवाइडेड बाय मास, तो मास तो कैंसिल हो जाएगा, तो g साइन 45, साइन 45 इज 1/√2 माइनस यहां से आ जाएगा म्यू g cos 45, cos 45 भी 1/√2 होता है, तो यह रहेगा g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू। अब यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट d हो रहा है, लेकिन t टाइम में हो रहा है, तो d इज इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन इज g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू टी का स्क्वायर। अब यहां से d को इक्वेट कर दो दोनों जगह से, तो d को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ से हाफ कट जाएगा, g/√2 से g/√2 कट जाएगा, तो n स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू टी स्क्वायर। यह आ जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो हमको क्या बताना था? म्यू। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन में ही थोड़ा सी लैंग्वेज समझने में गड़बड़ है या लिखने में ही गड़बड़ है। क्या बोला इन्होंने? द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स एज मच टू स्लाइड ऑन रफ इंक्लाइन देन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन। अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने गलत समझ लिया, या कुछ थोड़ी लैंग्वेज वैसी है। एक्चुअली ये वाला टाइम n है, ठीक है, मतलब रफ पे ज्यादा टाइम लगेगा, ये टाइम स्मूथ वाला टाइम t है, रफ वाला n इंटू टी है। तो यहां पे t आएगा हमारे पास, यहां पे n इंटू टी आएगा। ठीक है, चल, तो ये n स्क्वायर नहीं आएगा यहां पे n स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, तो म्यू यह रहेगा 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, एक बार दोबारा से समझ लें कि इंक्लाइंड सरफेस है, एक बार स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है, उसमें बॉडी d डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसको t टाइम लगता है,
और दूसरे केस में रफ इंक्लाइंड सरफेस है, उसमें भी बॉडी डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन उसको जो टाइम लगता है वो इस स्मूथ वाले के रिस्पेक्ट में n टाइम्स ज्यादा लगता है। तो हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे जो चलाने वाला फोर्स है वो सिर्फ mg का कंपोनेंट होगा, और mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड mg sin थीटा आएगा, ठीक है। और mg sin थीटा के कारण जो एक्सीलरेशन आएगा वो g sin थीटा हो जाएगा, थीटा इज 45 डिग्री। तो ये एक्सीलरेशन आ गया g sin 45, दैट इज g/√2। और डिस्टेंस d ट्रेवल करनी है तो d s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया d, u 0 है तो वो टर्म 0 हो गई, हाफ a कितना हो गया g/√2, और टाइम कितना लगा t। रफ सरफेस पे mg sin थीटा तो लगेगा, साथ में फ्रिक्शन भी लग जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि बॉडी चल रही है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू mg cos थीटा। अब इन दोनों फोर्स से जो है एक्सीलरेशन आएगा, तो क्या आएगा एक्सीलरेशन, mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45 डिवाइडेड बाय m, तो m से m कट जाएगा, बचा क्या g sin 45 माइनस म्यू g cos 45। cos 45 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है, तो ये आ गया g/√2 माइनस म्यू इंटू g/√2, तो g/√2 कॉमन आ गया इंटू 1 माइनस म्यू। अब यहां भी d डिस्प्लेसमेंट करना है, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है यहां पर भी, लेकिन यहां टाइम n टाइम्स t लगा। उसके बाद मैंने d को इक्वेट कर दिया क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, जितना फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है उतना ही सेकंड केस में, तो उसको इक्वेट कर दिया, हाफ से हाफ कट गया, g/√2 से g/√2 कट गया, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, ठीक है। मतलब यहां पे इधर लिख के हमने काट दिया, तो ये यहां से हाफ और g/√2 कैंसिल करके क्या बचा t स्क्वायर, यहां से 1 माइनस म्यू इंटू n स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ जाएगा, t स्क्वायर भी कट गया, तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर आएगा, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, चलो ये वाला करो। चलो इसको क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जिसका अपर हाफ जो है क्या है, स्मूथ है, तो ऊपर वाला हिस्सा उसका स्मूथ है और नीचे वाला हिस्सा जो है उसका रफ है। A body starting from rest at the top will again come to rest at the bottom. ऊपर से बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, नीचे फिर से रेस्ट पे आ गई, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये रफ सरफेस है, यहां पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसको म्यू मान लेते हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी। और हाफ की बात कर रहे हैं, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट ये है, इसको मैं अगर एस मान लूं तो ये डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, वैसे ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से भी किया जा सकता है और थोड़ा आसान हो जाता है, बाकी अभी हम अगर लॉज ऑफ मोशन से ही करें तो स्मूथ सरफेस पे जो इसका एक्सीलरेशन है, इसको मैं a1 मान लूं, और ये इंक्लाइंड का एंगल फाई है, तो a1 किसके बराबर हो जाएगा, mg sin फाई डिवाइडेड बाय m, यानी कि g sin फाई हो जाएगा। और रफ सरफेस पे भी बॉडी चल रही है, जब तक वो रुकी नहीं तब तक तो चल रही है, तो उस पर वेट भी लगेगा और फ्रिक्शन भी लगेगा, तो उसका जो एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आएगा, g sin फाई, ये तो किसके कारण हो गया, वेट के कारण, और फ्रिक्शन के कारण ऑपोजिट में फोर्स आएगा, तो म्यू g cos फाई, ठीक है। मतलब इस सरफेस पे यहां पर mg sin फाई नीचे लग रहा होगा और ऊपर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू mg cos फाई के बराबर, ठीक है ना, एफ के इज इक्वल टू म्यू mg cos फाई। अब यहां पर पार्टिकल कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा v, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 हो गया प्लस 2a की जगह आ जाएगा a1 विच इज g sin फाई इंटू एस, ये आ गया, ठीक है, किसमें, स्मूथ पार्ट में। अब आगे वाले पार्ट में जब मिडिल पॉइंट से नीचे गया तो उसका क्या हो रहा होगा, एक्चुअली ये एक्सीलरेशन है, वैसे डिसेलरेशन होगा लेकिन अपन एक्सीलरेशन ही मान ले। फिर इक्वेशन लगा दें हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब फॉर रफ पार्ट
ये इक्वेशन लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इनिशियली v स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब एक्सीलरेशन ये हो जाएगा प्लस g साइन फाई प्लस म्यू कॉस फाई इंटू s। इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसे आया, वही निकालना, हमने उसको म्यू मान लिया। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हमने म्यू अभी मान लिया है, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो होगा, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है, हमने उसको म्यू मान लिया है। हाँ एक मिनट, यहां माइनस में आएगा, सॉरी ये मैंने गलती कर दी है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया माइनस में। अब यहां से हम v स्क्वायर को दोनों जगह से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर फर्स्ट केस से किसके बराबर आ रहा है, 2gs इंटू साइन फाई। अच्छा, मुकुल का एक और कंफ्यूजन है कि फ्रिक्शन कॉस फाई की टर्म में कैसा आया। देखो बेटा, कभी भी इंक्लाइंड सरफेस है, फ्रिक्शन हम कई बार ये मिस्टेक करते हैं, म्यू एम जी लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। इस पे नॉर्मल पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो mg का कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है वो mg cos फाई है, और नॉर्मल जो है mg cos फाई के बराबर होगा, और फ्रिक्शन जो है वो म्यू n के बराबर होता है। तो n यहां पे mg के बराबर नहीं है इंक्लाइंड सरफेस पे, n इज इक्वल टू mg cos फाई, इसलिए फ्रिक्शन म्यू mg cos फाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अब v स्क्वायर मतलब फर्स्ट इक्वेशन से सॉरी फर्स्ट इक्वेशन से v स्क्वायर हमने रख दिया, सेकेंड इक्वेशन से भी v स्क्वायर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस जी एस, एक मिनट इधर भी 2 का फैक्टर आएगा, 2, तो माइनस 2gs इंटू साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई, ये आ जाएगा। तो ये 2gs कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन फाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस म्यू कॉस फाई। ठीक है, साइन फाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 साइन फाई इज इक्वल टू म्यू कॉस फाई। तो म्यू इज इक्वल टू 2 tan फाई, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे इसको करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह से लेंथी हो जाता है, बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको आसान तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जब वर्क एनर्जी पढ़ेंगे तो आप खुद से ट्राई करना एक बार बाद में। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। तो देखो क्या हो रहा है इसमें कि a bullet fired into a fixed target loses half its velocity after penetrating 3 centimeter, और कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू द मोशन मानना है, यानी कि कांस्टेंट रिटार्डेशन मानना है। तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी है यहां भी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में भी डाल सकते हैं, बेसिकली रिटार्डेशन के हिसाब से। बाकी फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम ये इक्वेशन बोल देते हैं कि मतलब न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी आधी हो गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो ये फाइनल कितनी हो गई, u/2 हो गई। कितना पेनिट्रेट करने के बाद, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं यूनिट को अभी सेंटीमीटर रहने देता हूं, बाकी रिजल्ट भी फिर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये u स्क्वायर बाय 4, इस u को स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6a आ जाएगा। तो यह आ जाएगा माइनस 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 6a। यहां से मैं a निकाल सकता हूं, अभी ऐसे ही छोड़ देता हूं, जैसा होगा यूज कर लेंगे। अब रेस्ट पे लाना है, लेकिन कितनी हो चुकी है वेलोसिटी, u/2 ऑलरेडी हो चुकी है, फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगा। तो अब इनिशियल वेलोसिटी u/2 हो जाएगी, फाइनल 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u/2 हो गई तो u/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से ये इक्वेशन लगा रहे हैं फर्दर मोशन के लिए, समझ आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u/2 का होल स्क्वायर प्लस 2a। अब जो नया डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं s डैश बोल दूं। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 4। यहां से मुझे 2a की वैल्यू चाहिए थी, मैं ये 3 से एक कैंसिल कर दूं तो 2a। तो 2a किसके बराबर आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बाय 4 के बराबर आ जाएगा 2a।
ठीक है, यहां से 2a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 4 इंटू एस डैश। तो ये u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 4, मतलब एस डैश इंटू यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो एस डैश इज इक्वल टू 1। तो 1 सेंटीमीटर वुड बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x जो है ओरिजिन से ही डिस्टेंस है, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, -15 इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 बाय 100, तो जाएगा -30/10, तो -3 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। मास कितना है 0.3, तो एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। ठीक है, माइनस डायरेक्शन को शो करेगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 3/0.3, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देख लेते हैं एक बार। तो a block is kept on a frictionless inclined surface with angle of inclination alpha. The incline is given an acceleration a to keep the block stationary. Then a is equal to, तो देखो पहली बात तो ये डायरेक्टली रिजल्ट भी याद रख लेते हैं हम, और रखना भी चाहिए। ये स्टेशनरी तब रहेगा जब हम ब्लॉक को कहां एक्सेलरेट कराएंगे, राइट की तरफ कराएंगे। अब ऐसे कोर्स में सूडो फोर्स से करना थोड़ा अच्छा रहता है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वेज देखें, ठीक है, वेज मतलब जो इंक्लाइंड सरफेस है वो बोल दें हम, तो विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड सरफेस, तो इंक्लाइंड सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर इंक्लाइंड को हम राइट की तरफ ले जा रहे हैं तो ब्लॉक पे mg तो लगेगा नीचे की तरफ और एक सूडो फोर्स लगेगा m में पीछे की तरफ। अब ये एंगल अल्फा है, तो mg का कंपोनेंट जो डाउन द इंक्लाइंड आएगा वो आ जाएगा mg साइन अल्फा, और एम ए का जो आएगा, क्योंकि ये एंगल भी अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो जिस लाइन से एंगल पता होता है हमें उसके अलावा कॉस वाला कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस अल्फा। तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि अगर ये ब्लॉक इंक्लाइंड के या वेज के रिस्पेक्ट में देखें तो अलोंग द इंक्लाइंड ही मूव कर सकता है। तो एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, तो A इज इक्वल टू जी टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये और बताओ क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें। चलो तो देख ले जल्दी से। कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड 100, तो कार जो है उसकी स्पीड है 100। द डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप्ड, कितने डिस्टेंस पे कार रुक जाएगी, म्यू है 0.5, तो फ्रिक्शन के कारण इसका डिसिलरेशन हो रहा होगा। कितना डिसिलरेशन हो रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स बाय मास। फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू एन, और एन किसके बराबर होगा यहाँ पे एम जी, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू जी। जी को 10 मान ले तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बेसिकली डिसिलरेशन है। अब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो रही है, स्टॉप करना है कार को, तो v इज जीरो, तो हम इक्वेशन लगा दें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल इज 100, उसका स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑपोजिट में है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो -2 इंटू 5 इंटू एस, तो s इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100/10, तो 1000 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। चलिए ये कीजिए। चलो तो एक बार देख लो, तो क्या है, अ प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, the force of the blow exerted by the ball on the hand of the player is equal to, तो बेसिकली फोर्स की ही बात कर रहे हैं, फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, वही इस ऐसे केस में हम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बोल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, तो कई बार ऐसे भी हमें यूज करना पड़ता है। तो बॉल रेस्ट पे आ रही है, यानी जितना भी बॉल के पास इनिशियली मोमेंटम था वो पूरा चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है, m इंटू वी, इतना बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है वो हमें दे रखा है। ठीक है, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम यानी कि 0.15 kg, वेलोसिटी इज 20 और टाइम इज 0.1। तो एक पॉइंट से ये पॉइंट काट दो,
और एक पॉइंट को 0 से एडजस्ट कर दो तो 15 इंटू 2/1 आ जाएगा। 15 इंटू 2 इज 30 न्यूटन। तो दिस वुड बी दी आंसर। ठीक है, चलो मुकुल कह रहे हैं मजा आया, तो अच्छा है, मजा आना चाहिए और मजे लेके ही पढ़ाई करो, है ना, जिससे पढ़ाई भी हो, फन भी हो और अच्छे से हम आगे बढ़ते रहें अपनी लाइफ में। चलो ओके बाय।